वेलकम स्टूडेंट, आप सभी का गुरुकुल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम जो आपको बताने वाले हैं ये हमारी क्लास 8 की है और यहाँ पर हम आपको जो टॉपिक बताने वाले हैं वो क्या है, कैरेक्टर सेट। अब देखिएगा, कैरेक्टर सेट होता क्या है। कैरेक्टर सेट का मतलब होता है कि जब भी कभी किसी भी प्रोग्राम को आप बनाते हैं तो उस प्रोग्राम को बनाने में जो भी आप इसमें कैरेक्टर्स का यूज़ करते हैं, यानी जैसे आप इसमें अल्फ़ाबेट्स हैं, डिजिट्स हैं और आपके स्पेशल सिंबल्स हो गए, स्पेसेस हो गए, इन सभी के कॉम्बिनेशन से इन सभी की चीज़ों को मिला करके जो आप एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, कैरेक्टर सेट के नाम से जानते हैं। तो कैरेक्टर सेट को अगर हम डिनोट्स करें तो कैरेक्टर सेट का मतलब क्या हुआ, जो आपके कोई भी अल्फ़ाबेट्स हो गए या फिर डिजिट्स हो गए या फिर स्पेशल कैरेक्टर्स हो गए जिनका यूज़ किया जाता है इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो सभी आपके कैरेक्टर सेट कहलाते हैं। कैरेक्टर सेट को दो प्रकार में डिवाइड किया जा सकता है। एक होता है जिसे हम कहते हैं सोर्स कैरेक्टर और दूसरा होता है जिसे क्या कहा जाता है, एग्जीक्यूशन कैरेक्टर। अब यहाँ पर सोर्स कैरेक्टर क्या होता है? सोर्स कैरेक्टर का मतलब सोर्स कोड्स आर डायरेक्टली इनटू द सोर्स प्रोग्राम बाय टाइपिंग द कीबोर्ड, यानी ऐसे कैरेक्टर्स, ऐसे कोड्स जिनको क्या किया जाता है, जो है सीधे सीधे आप जो है प्रोग्राम में टाइप कर देते हैं, सीधे सीधे प्रोग्राम में दे देते हैं, वो कैरेक्टर्स हमारे क्या कहलाते हैं, सोर्स कैरेक्टर या सोर्स प्रोग्राम। जैसे जब भी कभी आप कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो मान लीजिए आपने प्रोग्राम बनाते समय कुछ इसमें सिंटैक्स का यूज़ किया, आप कुछ इस टाइप में लिखते हैं कि प्रोग्राम की स्टार्टिंग में हेडर फाइल्स वगैरह लगाएंगे तो हैज़, फिर आप लिखेंगे इंक्लूड और इसके बाद में आप लिखते हैं stdio.h। तो यहाँ पर ये जो आपने लिखा हैज़ इंक्लूड stdio.h, ये जो हम इसमें कोड्स यूज़ कर रहे हैं, जो लिख रहे हैं, ये हमारा एक सीक्वेंस है, कुछ कैरेक्टर्स, कुछ अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स, स्पेशल सिंबल, इन सभी का को मिला करके एक जो है सीक्वेंस यूज़ किया गया है। इसी सीक्वेंस को कैरेक्टर सेट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर सोर्स कोड का मतलब क्या होगा? सोर्स कोड ऐसे कोड्स होते हैं, ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिनको सीधे सीधे प्रोग्राम में कीबोर्ड के द्वारा एंटर कर दिया जाता है, वो सभी आपके सोर्स कोड या सोर्स कैरेक्टर के नाम से जाने जाते हैं। जैसे इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसमें हमारे पास में अल्फ़ाबेट्स आते हैं। अब अल्फ़ाबेट्स सभी को पता है कि जैसे हमारा A to Z कैपिटल लेटर या फिर आपने ले लिया स्मॉल लेटर में A to Z। डिजिट्स की अगर हम बात करें तो डिजिट्स हमारी क्या हो जाती है, 0 से लेकर के 9, 0 to 9, ये क्या है, डिजिट्स है। इनके अलावा स्पेशल कैरेक्टर, अब स्पेशल कैरेक्टर बहुत सारे होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर बहुत सारे होते हैं। जैसे आपका यहाँ पर कौन कौन से स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, एम्परसेंड का साइन होता है। इनके अलावा हमारे पास में जो है मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, प्लस है, माइनस है, और आप मॉड का साइन लगाते हैं, डबल कोटेशन देते हैं, सिंगल कोटेशन देते हैं, ऐसे करके हमारे पास फ्लैश है, बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करके हम अपने प्रोग्राम को डेवलप करते हैं। तो ऐसे में ये सभी क्या कहलाते हैं, स्पेशल कैरेक्टर। इन्हीं के साथ में आप इस तरीके का ब्रैकेट लगाते हैं, कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं, आप जो है इसमें जो है पैरेंथेसिस देते हैं। तो ये सभी का कॉम्बिनेशन, इन सभी चीज़ों का कॉम्बिनेशन कहलाता है स्पेशल कैरेक्टर। और स्पेस भी हमारे प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब जैसे आपने लिखा वॉइड मेन, तो वॉइड मेन लिखने के मतलब है कि आपने वॉइड लिखा, फिर बीच में आप स्पेस देते हैं और उसके बाद आप मेन लिखते हैं, तो दोनों के बीच में क्या होता है, एक स्पेस दिया जाता है। अगर आप स्पेस नहीं देते हैं तो फिर वो आपका गलत हो जाता है, वो कीवर्ड को अपने पहचान नहीं पाता है। तो इन सभी के कॉम्बिनेशन से जो है मिल करके बनता है, जो कोड्स बनते हैं जिनसे हम अपने प्रोग्राम को डेवलप करते हैं, वही आपका क्या कहलाता है, सोर्स कोड कहलाता है। क्योंकि अगर हम पहले बात करें कि जब आपकी फर्स्ट जनरेशन में जो लैंग्वेजेस यूज़ की जाती थी, यानी मशीन लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं, तो मशीन लैंग्वेज में जब प्रोग्राम बनाए जाते हैं वो 0 और 1 के फॉर्म में बनाए जाते थे। तो 0 और 1 के फॉर्म में बनाने का कई सारा बेनिफिट्स हो जाता था कि आपका जो प्रोग्राम होता था वो डायरेक्टली मशीन जो है उसे एग्जीक्यूट कर लेती थी, उसे किसी भी ट्रांसलेटर की नीड नहीं होती थी, वो बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड में एग्जीक्यूट होता था। लेकिन साथ ही साथ उसमें बहुत सारी डिमेरिट्स भी थी। डिमेरिट्स थी कि वो बहुत डिफिकल्ट होती थी, उसमें एरर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते थे, उसको हर कोई बहुत आसानी से डेवलप नहीं कर सकता था, उसमें आपको हर एक चीज़, हर एक कोड, जितने भी आपके आस्की कोड होते हैं सबको आपको याद रखना पड़ता था। तो उन सब डिफ़िकल्टीज़ को देखते हुए अब हम लोग यूज़ करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में जो भी आप प्रोग्राम बनाते हैं, तो उन प्रोग्राम को बनाते समय जो आप जो है यूज़ करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स का, जो भी कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, उन्हीं कैरेक्टर्स के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, जो है सोर्स कोड या सोर्स कैरेक्टर्स के नाम से जानते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सोर्स कोड क्या होता है या फिर ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है सोर्स कोड क्या है और ऑब्जेक्ट कोड क्या है। तो सोर्स कोड का मतलब होता है कि जिसमें प्रोग्रामर प्रोग्राम बनाता है, ऐसी लैंग्वेज जिसमें प्रोग्रामर प्रोग्राम बनाता है, उस लैंग्वेज को कहा जाता है सोर्स लैंग्वेज या सोर्स कोड। और ऑब्जेक्ट लैंग्वेज का मतलब ऐसी लैंग्वेज जिसपे कंप्यूटर वर्क करता है, जिसपे आपका कंप्यूटर कार्य करता हो, वर्क करता हो, वो क्या कहलाती है,
ऑब्जेक्ट लैंग्वेज। जब भी कभी आप किसी ट्रांसलेटर का यूज़ करते हैं तो ट्रांसलेटर का काम ही यही होता है, वो क्या करता है, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में या असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, ट्रांसलेटर करता है। तो वो आपका जो है, अब यहाँ से ये बात तो क्लियर हो गई कि सोर्स लैंग्वेज होती क्या है। तो सोर्स कोड में हम कुछ इंग्लिश के कैरेक्टर्स, कुछ डिजिट्स, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स और इसके साथ साथ स्पेसेस, इनसे मिला करके प्रोग्राम बनाते हैं, जिससे प्रोग्राम बनाना काफ़ी आसान हो जाता है। ठीक है, अगला टॉपिक आ जाता है एग्जीक्यूशन कैरेक्टर। अब क्या होता है एग्जीक्यूशन कैरेक्टर, देखिएगा जो आपका एग्जीक्यूशन कैरेक्टर होता है इसको एक नाम से और जानते हैं, इसको हम लोग एस्केप सीक्वेंस के नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग एस्केप सीक्वेंस के नाम से भी जानते हैं। एस्केप सीक्वेंस है, एस्केप सीक्वेंस का मतलब होता है कि ऐसे कैरेक्टर्स जो आपके जो है किसी चीज़ के सीक्वेंस से मिलकर के बने। अब देखिएगा यहाँ पर एस्केप सीक्वेंस जो होता है ये आपका बैक स्लैश के साथ में कोई भी सिंगल कैरेक्टर या फिर आपका सिंबल को मिला करके बनाया जाता है। ठीक है, और इसमें इसका काम होता है, ये आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं होते लेकिन ये अपने टास्क को, अपने वर्क को स्क्रीन पर दिखाते हैं। यहाँ पर जैसे अगर इसकी डेफिनेशन में देखें तो क्या है एग्जीक्यूशन कैरेक्टर, एग्जीक्यूशन कैरेक्टर्स कंटेन्स ASCII कैरेक्टर्स आर अनप्रिंटेबल व्हिच मींस दे आर नॉट डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। यानी कि जो भी आपका एग्जीक्यूशन कैरेक्टर है, अब देखिए इसका नाम एग्जीक्यूशन कैरेक्टर क्यों है, बिकॉज एग्जीक्यूशन कैरेक्टर क्या करते हैं, ये कंटेन करते हैं ASCII कैरेक्टर्स को, दे आर अनप्रिंटेबल, जो क्या होते हैं, अनप्रिंटेबल होते हैं। याद रखिएगा कभी भी आपका जो एग्जीक्यूशन कैरेक्टर होता है वो स्क्रीन पे प्रिंट नहीं होता। जैसे मान लीजिए आपने ऐसे लिखा प्रिंटर, और प्रिंटर के अंदर इसमें से कोई भी हमने एग्जीक्यूशन कैरेक्टर लगा लिया, मान लीजिए स्लैश एन लगा लिया, तो ये आपका स्क्रीन पे प्रिंट नहीं होगा, लेकिन ये इसका जो टास्क है, इसका जो वर्क है वो आपको स्क्रीन पर दिखता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो भी हमारे एग्जीक्यूशन कैरेक्टर्स होते हैं ये अनप्रिंटेबल होते हैं, प्रिंट नहीं होते हैं, लेकिन एक्चुअल में इनका काम क्या होता है, ये जो भी अपना टास्क है, जो भी अपना टास्क करते हैं, जैसे स्लैश एन का यूज़ किया जाता है न्यू लाइन, तो ये न्यू लाइन आपको देने का काम करता है वहाँ पर। ठीक है, तो एग्जीक्यूशन कैरेक्टर, जो हमारे एग्जीक्यूशन कैरेक्टर या एस्केप सीक्वेंस होते हैं ये बहुत सारे होते हैं। यहाँ हमने कुछ मेन टॉपिक्स लिए हैं, जैसे इसमें से एक हमारा आता है स्लैश एन। आप लोगों में जिन लोगों ने थोड़ा बहुत कोडिंग देखा होगा या जानते होंगे तो उनको पता भी होगा स्लैश एन का क्या यूज़ होता है और कैसे यूज़ किया जाता है। अगर आपने देखा होगा तो आपने देखा जैसे आपने यूज़ किया है प्रिंटर। अब प्रिंटर के अंदर आपने कुछ भी लिखा हो, सपोज दैट हमने यहाँ पर हेलो लिखा है और इस हेलो के अंदर हमने यहाँ पर लगा दिया स्लैश एन, तो इसका यूज़ होता है नेक्स्ट लाइन पर आउटपुट को डिस्प्ले कराने का। और अगर मान लीजिए आपने स्लैश एन ना लगाया होता और हमने सिंपली ऐसे लिखा है हेलो और इसके नीचे एक और प्रिंटफ लाइन लगाते हैं और यहाँ पर हम कुछ भी लिख देते हैं, सपोज दैट चलिए लिख लेते हैं वेलकम टू गुरुकुल। ठीक है, वेलकम टू गुरुकुल। अब ये वर्ड हमने यूज़ किया है लेकिन इसमें कहीं पर भी हमने स्लैश एन नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब जब आप इस टाइप के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, जब आप इस चीज़ को रन कराएंगे तो रन कराने पर जो आपको आउटपुट मिलेगा उस आउटपुट में, मान लेते हैं यहाँ आउटपुट हम बना रहे हैं, तो उस आउटपुट में आपको कैसे दिखाएगा, इस जगह पर हेलो लिख के आएगा और यही जगह इसीलिए आगे यहाँ पर लिख के आ जाएगा वेलकम टू गुरुकुल, यहीं पर लिख के आ जाएगा वेलकम टू गुरुकुल। ठीक है, इतना आपका ये डायरेक्टली एक ही लाइन में आउटपुट आपको दे देगा। तो अब देख रहे हैं कि हमने डबल प्रिंटर लगाया लेकिन फिर भी हमें आउटपुट एक ही लाइन में मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आपने अभी इसमें एग्जीक्यूशन कैरेक्टर यानी स्लैश एन न्यू लाइन का कैरेक्टर आपने नहीं लिया है। जब आप यहाँ पर ऐसे लगा देते हैं स्लैश एन तो इसका मतलब ये हेलो को तो यहाँ प्रिंट करेगा, लेकिन हेलो के बाद में ये प्रिंट कर देगा न्यू लाइन, तो आपका जो कर्सर होगा पोजीशन आपकी यहाँ पर आ जाएगी और इसके बाद जब आप दोबारा प्रिंटर लगाएंगे तो जो भी आपका आउटपुट है वो आउटपुट आपको इस वाली स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा, यहाँ पर आपको आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक, ऐसे आपका स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। अब ये जो स्लैश एन है, ये स्लैश एन कभी कभी आप देखते हैं यहाँ पे ना लगा होकर के इस जगह लगा होता है, यहाँ पे लगा होता है। अगर स्लैश एन आपका पहले लगा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आगे की ओर स्लैश एन लगा है, तो इसका मतलब है कि ये जब आपको आउटपुट देगा तो आउटपुट देने से पहले या आपका आउटपुट एकदम यहाँ कॉर्नर से नहीं देगा बल्कि इसके पहले एक न्यू लाइन छोड़ देगा, एक थोड़ा सा स्पेस छोड़ देगा, न्यू लाइन दे देगा और उसके बाद में आपको आपका आउटपुट देगा। अगर आपने यहाँ पर दो स्लैश एन दे रखे हैं, मान लीजिए यहाँ पर हमने डबल स्लैश एन एक साथ लगा रखे हैं, तो ये क्या करेगा, ये आपको दो नई लाइन दे देगा, आपको ऊपर जो स्पेस दे देगा इसके आगे पहले दो आउटपुट दो नई न्यू लाइन दे देगा और फिर आपका आउटपुट जो है वो थोड़ा नीचे से डिस्प्ले होगा। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपना आउटपुट देखना चाह रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप स्लैश एन दे
देते हैं, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर हम पहले लगा लें स्लैश एन या यहाँ पर हम बाद में लगा लें, तो दोनों में ही आपको आउटपुट कुछ इसी टाइप में दिखेगा, क्योंकि हमने पहले लगाया मतलब हम यहाँ से इस चीज़ को नई लाइन पर देखना चाहते हैं, तो वो इतना प्रिंट करने के बाद में न्यू लाइन दे आएगा, या आपने यहाँ पे बाद में किया तो इसका मतलब कर्सर आपका नेक्स्ट लाइन पे आ गया, फिर इसने इसको प्रिंट कर दिया। तो इस तरीके से आप इसे दे सकते हैं। अगर मान लीजिए ये दोनों चीज़ों को हम एक सिंगल प्रिंटअप में आउटपुट ऐसे ही देखना चाहें और एक सिंगल प्रिंटअप देना चाहें, तब आप कैसे अपने प्रोग्राम को बनाएंगे? तब आपको बनाने के लिए यहाँ पर लिखना होगा प्रिंटअप, और प्रिंटअप लिखने के बाद में आप यहाँ पर लिखेंगे हेलो, और इसके बाद में बीच में लगा देंगे स्लैश एन। फिर यहाँ पर हमने आगे का अपना जो भी हमें देना है वो हमने यहाँ पर दे दिया, वेलकम टू गुरुकुल। इतना करने के बाद में जब आप इसको क्लोज करते हैं और आप रन कराते हैं, अभी तक हमें 2 प्रिंटअप यूज करने पड़ रहे थे, लेकिन इस बार हमने एक सिंगल प्रिंटअप यूज किया है और बीच में हमने यहाँ पर लगाया है स्लैश एन। तो इससे भी आपका जो आउटपुट आएगा वो ऐसे ही आ जाएगा। पहले इसने हेलो को प्रिंट किया, फिर नेक्स्ट लाइन को प्रिंट किया, यानी नेक्स्ट लाइन पर आ गया, और उसके बाद में बाकी का जो टेक्स्ट है वो आपका यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरीके से आपको ये आउटपुट दे देगा। ऐसे ही इसी ही फॉर्म में आप नेक्स्ट लिख रहे हैं स्लैश टी लगा होता है। ये जो स्लैश टी होता है इसका काम होता है हॉरिजॉन्टल टैब देने के लिए। अब हॉरिजॉन्टल टैब कैसे देते हैं? जैसे मान लीजिए हमें जो भी हम इतना प्रिंट करना चाह रहे हैं, लेकिन इसके पहले हमने स्लैश टी लगा रखा है, तो स्लैश टी का काम हॉरिजॉन्टल टैब के लिए होगा। मीन्स जब ये आपका आउटपुट पे दिखेगा, स्क्रीन पे दिखेगा, तो स्क्रीन में दिखने से पहले ये थोड़ा स्पेस आगे छोड़ देगा, यानी टैब को दे देगा, और टैब को देने के बाद अभी तक ये आउटपुट हमारा यहाँ से आ रहा था, इस जगह से आ रहा था, लेकिन हमने स्लैश टी दिया, इस वजह से आपको आगे इसने टैब बढ़ते दिया। जैसे आप कीबोर्ड से टैब प्रेस करते हैं तो आगे आपका स्पेस आ जाता है, और फिर उसके बाद में ये प्रिंटिंग करने का काम करता है। सेम एज आपने देखा यहाँ पर स्लैश जीरो है, ये जो स्लैश के साथ में जीरो दे रखा है, ये स्लैश जीरो कहलाता है नल कैरेक्टर। इसको हम बोलते हैं नल कैरेक्टर। नल कैरेक्टर का काम होता है एंड ऑफ स्ट्रिंग, ये बताता है एंड ऑफ स्ट्रिंग के लिए। लेकिन इसका यूज क्या होता है, ये कब यूज किया जाता है, ये हम आगे जब आपको पढ़ाएंगे एरे चैप्टर, तो वहां पर हम आपको क्लियर कराएंगे कि स्लैश जीरो क्या है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं स्लैश ए। जो स्लैश ए का यूज किया जाता है, ये अलार्म या बेल के लिए किया जाता है। आप कहीं पे बीप का साउंड देना चाहते हैं तो वहां पर हम जो एग्जीक्यूशन कैरेक्टर यूज करते हैं वो क्या है, स्लैश ए। ऐसे ही स्लैश बी होता है। स्लैश के साथ जब आप बी कैरेक्टर देते हैं, इस वाले एग्जीक्यूशन कैरेक्टर का यूज करते हैं, तो जिस तरीके से आपका स्लैश टी होता है ये हॉरिजॉन्टल टैब देने के लिए होता है, उसी तरीके से स्लैश बी जो होता है ये बैक स्पेस देने के लिए होता है। स्लैश के साथ में वी भी लगाया जाता है। कई बार आप देखते हैं स्लैश के साथ में वी भी लगा होता है, ये आपका वर्टिकल टैब के लिए होता है। ये हमारा क्या होता है, वर्टिकल टैब के लिए होता है। वर्टिकल टैब का मतलब आपको ऊपर की ओर से स्पेस छोड़ करके ये दे देगा। ऐसे ही आप देखेंगे कि यहाँ पर भी कुछ हमारे स्लैश के साथ में कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, एग्जीक्यूशन कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, इनका क्या काम है। जैसे मान लीजिए ये जो हमारे पास हेलो है, हम इसको प्रिंट करना चाह रहे हैं, लेकिन जो हम अगर मान लीजिए आपने ऐसे हेलो दे दिया है और देने के बाद में आप इसको क्लोज करते हैं, तो आपको जो आउटपुट मिलता है उस आउटपुट में सिंपल ये इस टाइप में हेलो दे देता है। लेकिन हम आउटपुट ऐसे नहीं चाहते, हम चाहते हैं हमारा जो भी आउटपुट आए, इस आउटपुट में आगे ये डबल कोटेशन भी प्रिंट हो जाए। जो डबल कोटेशन, क्योंकि प्रिंटर का तो सिंटेक्स है कि आप पहले प्रिंटर लिखते हैं, फिर आप पैरेंथेसिस ओपन करते हैं, इसके बाद डबल कोटेशन लगाते हैं, फिर आपको जो भी कुछ प्रिंट करना है वो आप देते हैं, फिर डबल कोटेशन लगाते हैं, फिर आपको जो है वापस से इस जो है ब्रैकेट को बंद करना होता है, लास्ट में सेमीकोलन देना होता है। ये तो सिंटेक्स है। अगर यहाँ आप कोई चीज़ नहीं लगाते तो फिर हमने इससे पहले आपको टेस्टिंग और डिबगिंग बताया था कि ये हमारी सिंटेक्स एरर हो जाती है। टाइप्स ऑफ एरर हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, जहाँ पे आपने सिंटेक्स एरर, रन टाइम एरर, और आपने जो है जितनी भी हमारी एरर्स होती है, जैसे आपका जो है लिंकिंग एरर हो गई या फिर लॉजिकल एरर हो गई, सारी चीज़ें हम वहाँ पर क्लियर करवा चुके हैं। तो अगर आपने यहाँ पर सेमीकोलन ना लगाया होता तो एरर होती, यानी ये तो हमारा सिंटेक्स है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारे आउटपुट पे ये डबल कोटेशन प्रिंट होकर के आए, तो आप किसी जगह अगर ऐसे डबल कोटेशन दे देंगे तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, यानी ऐसे आपको आउटपुट ये वाला नहीं दिखेगा। इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा जो है अपने एग्जीक्यूशन कैरेक्टर को, यानी ये वाले कैरेक्टर को यूज करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर जो है स्लैश लगाएंगे, फिर डबल कोटेशन देंगे, इसके बाद में हेलो दे देंगे, फिर आप जो है स्लैश लगाएंगे, फिर डबल कोटेशन देंगे, और फिर आप अपना सिंटेक्स कंप्लीट करेंगे और इसको क्लोज करेंगे। तो ये जो स्लैश के साथ में डबल कोटेशन लगा हुआ है, ये क्या करेगा, ये इसको प्रिंट करने का काम करेगा। बीच में आपको जो भी कुछ प्रिंट करना है प्रिंट हो जाएगा, फिर आप जो है यहाँ पर स्लैश के साथ में डबल कोटेशन दे देंगे, ये प्रिंट हो जाएगा, और इसके बाद में इसको क्लोज कर देंगे।
तो टोटल आप जो भी प्रोग्रामिंग बना रहे हैं उस प्रोग्रामिंग को प्रिंट करने में अब यहाँ पर आपने देखा कि इस तरीके से स्लैश का यूज करने से हमारे पास डबल कोटेशन प्रिंट होकर के आ रहा है। अगर आपको सिंगल कोटेशन प्रिंट करना होता तो फिर हम यहाँ पे इसका यूज करते हैं स्लैश के साथ सिंगल कोटेशन, तो आपको आउटपुट में ऐसे दिखाता, यानी आउटपुट दिखाते समय यहाँ पर सिंगल कोटेशन में हेलो आपका बंद होकर के आता। अगर आप चाहते हैं स्लैश आपका जो आउटपुट आए वो आउटपुट में ऐसे आ जाए, यानी ये जो हमारा फॉरवर्ड स्लैश सॉरी ये जो हमारा बैकवर्ड स्लैश है ये हमें प्रिंट होकर के आ जाए। तो प्रिंट होने के लिए भी आपको सेम यही करना होता है, हमारा ये जो एग्जीक्यूशन कैरेक्टर है हमें इसका यूज करना पड़ता, यानी आप डबल यहाँ पे स्लैश लगाते और यहाँ पे भी डबल स्लैश लगाते, तो ये क्या करता है आपका इस वाले स्लैश को प्रिंट करने का काम करता है। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन मार्क प्रिंट करना होता तो फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं अपना क्वेश्चन मार्क लगाते। जो भी चीज आप जो है एग्जीक्यूट कराना चाह रहे हैं, एग्जीक्यूशन के समय प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो उन सभी को हम इस तरीके से एग्जीक्यूशन कैरेक्टर में देते हैं। तो यहाँ पर कुछ हमने मेन एग्जीक्यूशन कैरेक्टर्स बताए, इनके अलावा और भी बहुत सारे एग्जीक्यूशन कैरेक्टर्स होते हैं। आई होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो कि कैरेक्टर सेट किसे कहते हैं। तो कैरेक्टर सेट का मतलब जो भी हमारा जो है टेक्स्ट होता है, अल्फाबेट्स है, डिजिट्स है, स्पेसेस है, स्पेशल कैरेक्टर्स है, वो सभी का जो कॉम्बिनेशन होता है जिनसे हम अपने प्रोग्राम को डेवलप करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं कैरेक्टर सेट। अगर कैरेक्टर सेट को कैटेगराइज करते हैं तो वो दो प्रकार के आते हैं, एक होता है जिसे सोर्स कैरेक्टर कहा जाता है और दूसरा होता है जिसे हम क्या कहते हैं एग्जीक्यूशन कैरेक्टर कहते हैं। सोर्स कैरेक्टर का मतलब सोर्स कैरेक्टर्स आर डायरेक्टली इनटू द सोर्स प्रोग्राम बाय टाइपिंग द कीबोर्ड। ऐसे कैरेक्टर्स जिनको हम सीधे प्रोग्राम में कीबोर्ड के द्वारा एंटर करके टाइप करते हैं वो सभी कैरेक्टर्स सोर्स कैरेक्टर कहलाते हैं, जैसे अल्फाबेट्स हो गए, डिजिट्स हो गए, स्पेशल कैरेक्टर्स हो गए और स्पेसेस हो गए। एग्जीक्यूशन कैरेक्टर को एस्केप सीक्वेंस के नाम से भी जाना जाता है। एग्जीक्यूशन कैरेक्टर है क्या? एग्जीक्यूशन कैरेक्टर आर दोस कैरेक्टर्स, यानी ये क्या करते हैं कंटेन्स आस्की कैरेक्टर्स आर अनप्रिंटेबल। ये क्या करते हैं ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो अनप्रिंटेबल होते हैं, याद रखिएगा अनप्रिंटेबल। कभी कभी एग्जाम में पूछा भी जाता है कि वो कैरेक्टर जो अनप्रिंटेबल होते हैं यानी जो स्क्रीन पे दिखते नहीं है क्या कहलाते हैं एग्जीक्यूशन कैरेक्टर, विच मीन्स दे आर नॉट डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। इसका मतलब वो स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं होंगे, जैसे /n /t /0 /a /b /v, इस तरीके से बहुत सारे हमारे एग्जीक्यूशन कैरेक्टर्स होते हैं। अब इसके बाद में आगे हम आपको बताने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक जहां पर हम आपको बताएंगे टोकन्स इन सी प्रोग्रामिंग। तो चलिए उसे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इसमें हम आपको क्या बताने जा रहे हैं टोकन्स इन सी प्रोग्रामिंग। अब यहाँ पर टोकन्स कहते किसे हैं, यानी जब भी कभी किसी प्रोग्राम को आप बनाते हैं तो उसमें टोकन्स किसे कहा जाता है। टोकन्स का मतलब होता है जब जो भी आप प्रोग्राम बनाएंगे उसमें जो छोटी छोटी इकाइयाँ होती हैं जिनसे हमारा प्रोग्राम डेवलप होता है, उन्हीं छोटी छोटी इकाइयों को टोकन्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब टोकन्स में जो सी प्रोग्रामिंग में जो हम बात करते हैं टोकन्स की, तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे हम प्रोग्राम को अपने डेवलप करते हैं, उन सभी चीज़ों को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमारा जो पहला टॉपिक आता है वो क्या है आइडेंटिफायर्स क्या है। अब देखिएगा आइडेंटिफायर्स कहते किसे हैं। आइडेंटिफायर का मतलब होता है प्रोग्राम में जो भी आपका नेम होता है, जब कभी किसी प्रोग्राम को आप बनाते हैं तो वहाँ पर जो आप एरे का नेम लेते हैं, जो आप वेरिएबल का नेम लेते हैं या जो आप फंक्शन का नेम लेते हैं, उस फंक्शन के नेम, वेरिएबल के नेम या एरे के नेम को ही आइडेंटिफायर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जब भी कभी किसी भी प्रोग्राम को बनाते हैं तो आइडेंटिफायर इज द नेम गिवन टू द प्रोग्राम एलिमेंट, यानी ये क्या है, ये आपके प्रोग्राम एलिमेंट में जो भी आप नेम देते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं आइडेंटिफायर्स कहते हैं। जैसे सच एज हमारे क्या हो गए अल्फाबेट्स हैं, या सॉरी जैसे हमारे क्या हो गए वेरिएबल नेम्स हो गए या फिर एरे हो गए या फिर फंक्शन के नेम हो गए, तो इन्हीं को आइडेंटिफायर के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? जैसे मान लीजिए आपको हमने प्रोग्राम में बताया कि आप ऐसे लेते हैं इंट और इंट में ले लेते हैं a, b, तो ये a, b हमारे क्या होते हैं वेरिएबल्स होते हैं। तो ये जो वेरिएबल का नाम आप डिफाइन कर रहे हैं या कोई आपने फंक्शन बनाया तो फंक्शन का एक नेम डिफाइन करते हैं। आगे जब आप चैप्टर पढ़ेंगे एरे, तो एरे का चैप्टर आपने पढ़ा, आपने कोई भी एक एरे बनाया, एरे का आपने एक नेम डिफाइन किया, तो यही जो हम नेम डिफाइन कर रहे हैं इन्हीं को हम क्या बोलेंगे आइडेंटिफायर के नाम से जानेंगे। और इसी तरीके से जो सी टोकन में अगला जो है टोकन्स होता है वो क्या होता है कीवर्ड्स। कीवर्ड का मतलब होता है जो भी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, सी लैंग्वेज के कंपाइलर्स में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी मीनिंग ऑलरेडी कंपाइलर में पहले से डिफाइंड है और उन सभी वर्ड को कीवर्ड्स के नाम से जाना जाता है। जैसे आप अपना प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम बनाते समय आपने लगाया इंट, इंट, इसके अलावा आप लगाते हैं फ्लोट, इसके अलावा आपने बहुत सारी चीज़ें जैसे हमने लगा लिया डबल,
या फिर कहीं पर आपने इफ दिया, या फिर कहीं पर आपने एल्स दिया, ऐसे करके आप बहुत सारी कंडीशंस देते हैं। तो ये सभी हमारे क्या होते हैं, टोकन्स। ये इन सभी को हम क्या कहते हैं, टोकन्स के नाम से जानते हैं। इन है, फ्लोट है, डबल है, इफ है, डू है, वाइल है, ऐसे करके बहुत सारी चीजें होती है, इनको हम क्या कहते हैं, टोकन्स के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट टॉपिक आता है कांस्टेंट। अभी ये सभी चीजों को हम बहुत अच्छे से डीपली आपको बताने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर हल्का हल्का सा आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब होता है जब भी कभी किसी भी वेरिएबल के अंदर जो आप वैल्यू देते हैं, डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, जिसकी वैल्यू आपकी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के समय चेंज ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट वेरिएबल कैसे बनाए जाते हैं, कांस्टेंट का क्या यूज होता है, कांस्टेंट किसे कहते हैं, ये सभी चीजें अभी हम आगे आपको बताने वाले हैं। इसी तरीके से आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, स्ट्रिंग होता है। स्ट्रिंग का मतलब होता है ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, यानी जहां पर दो या दो से ज्यादा कैरेक्टर्स के कॉम्बिनेशन से कोई चीज बनती है, उसे स्ट्रिंग के नाम से जाना जाता है। सपोज दैट यहाँ पर हमने कोई भी एक नेम ले लिया, तो जो भी आपने नेम लिया, ये नेम क्या है, एक स्ट्रिंग है। या आपने यहाँ पर कोई भी एक वर्ड ले लिया, सपोज दैट आपने हेलो ले लिया, तो हेलो भी हमारा क्या है, एक स्ट्रिंग है, बिकॉज ये आपका ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है, इसे हम स्ट्रिंग के नाम से जानते हैं। ऐसे ही स्पेशल सिंबल्स, अब स्पेशल सिंबल ऑलरेडी हम इससे प्रीवियस में भी बता चुके हैं कि जैसे आपने हैज लगाया, या फिर आप यहाँ पर जो ब्रेसेस देते हैं, कर्ली ब्रेसेस देते हैं, इनके अलावा हमारे जो ब्रैकेट्स होते हैं, ठीक है, आपके ये वाले जो ब्रैकेट्स होते हैं, इसी तरीके से हैश का साइन होता है, एम्परसेंड होता है, ये सभी हमारे स्पेशल सिंबल्स होते हैं। और साथ ही साथ ऑपरेटर, ऑपरेटर भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी हम बहुत डीप आपको बताएंगे ऑपरेटर क्या है। यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर किसे कहते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर किसे कहते हैं, बिट वाइज ऑपरेटर किसे कहते हैं, साइज ऑफ ऑपरेटर किसे कहते हैं, ऐसे करके बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं। तो ये सब थोड़े बड़े बड़े टॉपिक हैं, इनको पूरा क्लियर करके आपको समझाना है, तो वो आप आगे देखेंगे। तो यहाँ पर टोकन समझ गए होंगे। टोकन का मतलब यही जो छोटी छोटी इकाइयाँ होती है, इन्हीं का जो कॉम्बिनेशन होता है, इन्हीं का जो सेट होता है, इसी को सी लैंग्वेज में टोकन्स के नाम से जाना जाता है। तो अब हम आपको बताने वाले हैं वेरिएबल क्या है, और वेरिएबल के नेम को डिफाइन करने के लिए कौन कौन से रूल्स का यूज किया जाता है, यानी किन किन रूल्स के द्वारा वेरिएबल का नेम डिफाइन किया जाता है। जैसे आपको बताया गया था, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व जब आप करते हैं, तो वहां पर कंस्ट्रक्शन ऑफ द लिस्ट ऑफ वेरिएबल, आपको करना क्या होता है, अपने जो भी आपकी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम में अपने जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जिन जिन वेरिएबल की नीड होती है, उनकी हमें लिस्ट क्रिएट करनी पड़ती है। तो लिस्ट को क्रिएट तो आप कर लेते हैं, लेकिन उस वेरिएबल के लिए आपको नाम भी देना होता है। सबसे पहले आपको ये जानना है कि व्हाट इज वेरिएबल, वेरिएबल कहते किसे हैं। तो वेरिएबल का मतलब होता है कि जब कभी आप प्रोग्राम में किसी भी चीज को स्टोर करना चाहते हैं, तो स्टोर करने के लिए हमें जरूरत होती है मेमोरी की, और उस मेमोरी लोकेशन का एक नेम डिफाइन करना ही कहलाता है वेरिएबल। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लीजिए हमें दो नंबरों का एडिशन चाहिए, ठीक है, सपोज दैट हम क्या चाहते हैं, दो नंबरों का एडिशन चाहते हैं। तो दो नंबरों का एडिशन अगर हम कंप्यूटर को छोड़ करके मैनुअली भी बात करते हैं, तो जब आपको दो नंबरों का एडिशन चाहिए, तो कोई भी दो नंबर आप फर्स्ट ऑफ ऑल रीड करेंगे, अपने दिमाग से रीड करेंगे। रीड करने के बाद माइंड में उसको कहीं ना कहीं स्टोर करेंगे। अगर आपने रीड कर लिया और माइंड में आपके पास स्टोर नहीं है, तो क्या आप उसमें एग्जीक्यूशन कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो आपने उस जो भी आपने डेटा इनपुट किया था, रीड किया था, उसको माइंड में स्टोर किया। तो स्टोर करने का मतलब मेमोरी में कहीं पर कोई एक लोकेशन होगी जहाँ पर हमने अपना डेटा स्टोर किया, और जब आपको उसे एग्जीक्यूट करना है, मीन्स आपको ऐड करना है, तो ऐड करते समय आप वही स्टोर किए हुए पोजीशन से आप उसे ऐड करना है, और ऐड करने के बाद आपको एक फाइनली आउटपुट मिलता है, एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। सेम एज इसी पैटर्न पे हमारा कंप्यूटर भी काम करता है। तो कंप्यूटर में भी जब हम दो नंबरों को ऐड करना चाह रहे हैं, तो मीन्स हमारे पास कोई दो नंबर होंगे, लेकिन उन दो नंबरों को हमें जो है मेमोरी में स्टोर करना पड़ेगा। और मेमोरी में स्टोर कहाँ करेंगे? मेमोरी की किसी पर्टिकुलर लोकेशन में करेंगे। तो पर्टिकुलर लोकेशन में, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक मेमोरी का ये ब्लॉक है, और इस ब्लॉक में हम कोई डेटा स्टोर करना चाह रहे हैं, और एक मेमोरी का ब्लॉक ये है, इसमें भी हम कोई डेटा स्टोर करना चाह रहे हैं। तो हमने इस ब्लॉक का नाम, ये जो ब्लॉक हमारा है, सपोज दैट ये ब्लॉक हमने जो बनाया है वो 2 बाइट का बनाया है, और ये वाला जो ब्लॉक है ये भी हमारा कितने बाइट का है? 2 बाइट का है। इस बड़े ब्लॉक का, ये जो 2 बाइट का ब्लॉक है, इस पूरे ब्लॉक का नाम हमने A रख दिया, और इस वाले पूरे ब्लॉक का नाम हमने B रख दिया। तो यहाँ पर यही हमारा क्या कहलाएगा? वेरिएबल कहलाता है। जैसे आप लिखते हैं, प्रोग्राम जब बनता है, तो प्रोग्राम बनने से पहले यहाँ पर आपको डेटा टाइप लिखना होता है। डेटा टाइप लिखने के बाद आप वेरिएबल का नेम देते हैं। कई बार आप प्रोग्राम बनाते समय जो वेरिएबल के अंदर वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं, वो वैल्यू को यूजर से इनपुट ना करा के डायरेक्टली इसी जगह इनिशियलाइज करवा देते हैं। जैसे int a = 10, b = 20, और इसके साथ में हमने क्या ले लिया? c ले लिया, c = 0 कर दिया।
तो आपने टोटल ये पूरी एक लाइन, ये हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन है, यहाँ पर हमने वेरिएबल का डिक्लेरेशन किया है, साथ ही साथ हमने वैल्यू भी इनिशियलाइज की हुई है। तो यहाँ पर ये जो ए है, ए में हम 10 को स्टोर कर रहे हैं, ये ए हमारा कोई कैरेक्टर नहीं है, इस जगह पर ये ए हमारा एक लोकेशन, एक मेमोरी लोकेशन का नेम है। और इस नेम में हम जब आपने लिखा ए इक्वल 10, तो ए इक्वल 10 का मतलब जो भी राइट साइड में एलिमेंट होता है, इस राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट साइड में जाकर के असाइन हो जाती है, यानी यहाँ पे जाकर के स्टोर हो जाएगी। तो जब आपने लिखा a इक्वल 10, तो मतलब ये जो 10 होगा वो इस वाली लोकेशन में जाकर के स्टोर हो जाएगा। और जब आपने लिखा b इक्वल टू 20, तो 20 का मतलब ये वाला जो 20 है, ये इस वाली लोकेशन में जाकर के स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो लोकेशन है, इस लोकेशन का नाम क्या है, a है, और इस लोकेशन का नाम क्या है, b है। आगे आपने कहीं पर लगाया c इज इक्वल टू a प्लस b, तो मतलब a में जो भी वैल्यू है, b में जो भी वैल्यू है, दोनों वैल्यू ऐड हो जाए। और ऐड होने के बाद एक लोकेशन का नाम हम और बना रहे हैं, एक लोकेशन हमारे पास और है, इस लोकेशन का नाम क्या है, c, और इसमें हमें क्या करना है, दोनों को ऐड करके स्टोर कर देना है। तो जब आपने यहाँ से a में 10 है, b में 20 है, दोनों को ऐड किया, ऐड करने के बाद इसमें स्टोर कर दिया, तो ये आपका यहाँ पे जाकर के स्टोर हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो जब भी कभी किसी भी वेरिएबल का, तो अब यहाँ से ये तो समझ में आ गया वेरिएबल कहते हैं किसे, तो वेरिएबल किसे कहेंगे, वेरिएबल का मतलब हुआ किसी भी मेमोरी लोकेशन का जो नेम हम डिफाइन करते हैं, जहाँ पर आप वैल्यूज को स्टोर करते हैं, वही नेम आपका क्या कहलाता है, वेरिएबल कहलाता है। लेकिन अब ये तो बात हो गई वेरिएबल कहते किसे, लेकिन मान लीजिए अब वेरिएबल का नेम डिफाइन करना है कि वेरिएबल का नाम रखिए। तो कई बार आपने सुना होगा, हम आपसे कहते हैं कि वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, हमने ये माना है आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वेरिएबल का नेम आप कुछ भी रखिए। वेरिएबल का नेम रखने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं, और उन्हीं नियमों के अकॉर्डिंग हमें वेरिएबल का नेम डिफाइन करना होता है। अब वेरिएबल का नेम रखने के लिए, वेरिएबल का नेम डिफाइन करने के लिए क्या क्या रूल्स होते हैं, ये हमें जानना है। तो देखिएगा, जब कभी किसी वेरिएबल का नाम डिफाइन करने की बात आती है, तो वेरिएबल के नेम को डिफाइन करने के लिए कुछ मेन कॉन्सेप्ट है। जैसे जो भी आपका वेरिएबल का नेम होगा, कोई भी वेरिएबल का नेम जो आप लेते हैं, वो आपका किसी भी अल्फाबेट से, ठीक है, अल्फाबेट से, डिजिट से, अल्फाबेट से, डिजिट से, स्पेशल अल्फाबेट से, डिजिट से, और जो है आपका अंडरस्कोर इससे मिलकर के बनता है। किसी भी वेरिएबल का नेम आपको अगर बनाना है, तो वेरिएबल का नेम बनाने के लिए हम अल्फाबेट्स का यूज कर सकते हैं, डिजिट्स का यूज कर सकते हैं, और अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं। अल्फाबेट का मतलब हो जाता है A to Z, यानी कैपिटल लेटर का A to Z या फिर स्मॉल लेटर का A to Z। डिजिट का मतलब हो जाता है 0 to 9, और अंडरस्कोर अगर आप ना जानते हो, तो अंडरस्कोर ऐसे करके एक साइन होता है, इस तरह टाइप में एक सिंबल होता है। जैसे अगर आपने कई बार देखा हो, तो लिखा रहता है, मान लीजिए ऐसे लिखा है टैक्स रेट, तो टैक्स लिखा है, रेट लिखा है, और यहाँ पे ये जो लगा है, ये डैश नहीं लगा हुआ, ये आपका नीचे इस टाइप में लगा होता है। इसको बोलते हैं, ये जो सिंबल होता है, इस सिंबल को बोलते हैं अंडरस्कोर सिंबल। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, टैक्स रेट हो गया, तो इसे हम क्या बोलते हैं, जो है अंडरस्कोर बोलते हैं। तो किसी भी वेरिएबल का नेम डिफाइन करने के लिए आप अल्फाबेट्स का यूज कर सकते हैं, डिजिट्स का यूज कर सकते हैं, और अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं। अब वेरिएबल का नेम डिफाइन करने के क्या क्या रूल्स होते हैं, ये आपको जानना है। रूल्स में अगर हम बात करते हैं रूल्स की, तो वेरिएबल का नेम जब भी आप डिफाइन करेंगे, तो इसमें किसी भी स्पेशल सिंबल को, किसी भी स्पेशल कैरेक्टर को नहीं डिफाइन किया जाता है। यानी वेरिएबल का नेम आप सिंपली जो भी रखेंगे, वो आप ABC के फॉर्म में रख सकते हैं, और उसके साथ में कोई भी नंबर या फिर अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें कि इनके साथ में आप कोई स्पेशल कैरेक्टर रख दें, जैसे मान लीजिए आपने एस्टेरिक का साइन लगा दिया, या फिर आपने प्लस का साइन लगा दिया, माइनस का साइन लगा दिया, तो ऐसा वेरिएबल नेम हम डिफाइन नहीं कर सकते। डिफाइन करने का मतलब पता होगा कि जैसे आप लोगों को मान लीजिए इंट लिया, अब इंट में हमें एक वेरिएबल ए बनाना है, तो ये जो वेरिएबल का नाम डिफाइन करना है, जरूरी नहीं है हम इसे ए रखें, ए की जगह हम बी भी रख सकते हैं, सी भी रख सकते हैं, XYZ MNOPQ या किसी का भी नाम आप डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन जो भी आपका नाम आप डिफाइन करेंगे, यहाँ पर जो भी आप वेरिएबल का यूज करेंगे, वेरिएबल का नेम, तो वो आपका अल्फाबेट, डिजिट या स्पेशल अंडरस्कोर से ही मिलकर के बनना होना चाहिए। आप उस वेरिएबल के नेम के लिए कोई भी स्पेशल कैरेक्टर का यूज नहीं करेंगे। दूसरी बात ये है कि वेरिएबल नेम जो आपका होता है, वो आपका ऑलवेज स्टार्ट जो है विथ लेटर और अंडरस्कोर। हमेशा जब भी कभी कोई भी वेरिएबल का नाम आप बनाएंगे, तो वो हमेशा आपका स्टार्ट होना चाहिए या तो लेटर से, और या फिर वो स्टार्ट होना चाहिए अंडरस्कोर से।
कभी भी कोई भी वेरिएबल कोई नेम को डिफाइन करने के लिए आप किसी भी डिजिट का यूज नहीं करेंगे। ये चीज आपको बिल्कुल क्लियरली याद करनी होगी, ठीक है। यानी अगर मान लीजिए एक वेरिएबल हम ऐसे बनाना चाहते हैं a_1, बिल्कुल सही है, हम दे सकते हैं। या फिर हमें वेरिएबल नेम कुछ इस फॉर्म में देना है a1, ये भी हमारा वेरिएबल नेम सही है। या फिर आपको वेरिएबल नेम ऐसे देना है a,b,c, ये भी हमारा सही है। हम ये सब वेरिएबल नेम डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपने वेरिएबल नेम डिफाइन किया 1a, तो ये आपका रॉन्ग एक्सप्रेशन हो जाएगा। ऐसा वेरिएबल नेम हमें डिफाइन नहीं करना है, ये गलत माना जाएगा, क्योंकि इसकी जो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग इससे की गई है, डिजिट से की गई है। और आपको पहले ही बता दिया गया कि वेरिएबल का जो भी नाम होगा वो ऑलवेज स्टार्ट विद लेटर और अंडरस्कोर। हमेशा स्टार्ट किससे होना चाहिए, या तो लेटर से होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर से होना चाहिए। कभी भी किसी भी वेरिएबल का नेम डिजिट से स्टार्ट नहीं करना है। ये चीज आप एकदम क्लियर रखिएगा। जो भी आप वेरिएबल नेम बनाएंगे तो उसकी स्टार्टिंग किससे करेंगे, या फिर लेटर से या फिर अंडरस्कोर से। अच्छा चलिए अब बताइए, क्या अगर मान लीजिए हम कोई वेरिएबल का नेम ऐसे कुछ इस फॉर्म में बता दें, जैसे मान लीजिए हमने एक वेरिएबल नेम बनाया _1 2 3, क्या ये वेरिएबल नेम हमारा वैलिड हो जाएगा? तो बिल्कुल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपकी कंडीशन क्या थी कि स्टार्टिंग जो कैरेक्टर होना चाहिए वो या तो लेटर का होना चाहिए या तो अंडरस्कोर का। तो इस जगह लेटर नहीं है, लेकिन इस जगह हमारा जो स्टार्टिंग कैरेक्टर है वो क्या है, अंडरस्कोर है। तो कोई भी वेरिएबल का नेम जो आपका होगा वो हमेशा आपको ऐसे ही डिफाइन करना होगा। इसी के साथ में अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि नो अदर सिंबल्स, आप कोई भी अदर सिंबल वेरिएबल नेम में नहीं दे सकते हैं। जैसे एस्टेरिक का साइन हो गया, प्लस का साइन हो गया, माइनस का साइन हो गया, मल्टीप्लाई का साइन, सॉरी डिवाइड का साइन हो गया, मॉड का साइन हो गया, %% हो गया, ऐसे करके कोई भी हमारे ये जो स्पेशल सिंबल्स होते हैं इनका यूज वेरिएबल नेम में नहीं करते हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग ये बोलेंगे एस्टेरिक का सिंबल तो यूज किया जाता है, हमने कई बार डिक्लेरेशन में देखा है। तो आप याद रखिए वो हमारा जो होता है वो पॉइंटर का साइन होता है, ठीक है। वो पॉइंटर के लिए यूज किया जाता है, यानी आपको मेमोरी लोकेशन के साथ काम करने के लिए उसका यूज किया जाता है। लेकिन बाकी अगर आप सोचिए कि आप अपने वेरिएबल नेम डिफाइन करने के लिए आप इस फॉर्म में कुछ भी लिख दे रहे हो तो ये आपका रॉन्ग एक्सप्रेशन हो जाएगा। क्लियर है? इसी तरीके से अब आपने यहाँ पर ये देखा कि जो हमारा फर्स्ट कैरेक्टर होगा वो लेटर या अंडरस्कोर का होगा, कोई भी अदर सिंबल हम यूज नहीं करेंगे। स्टार्टिंग हमें किससे करना है, हमेशा या तो लेटर से या तो अंडरस्कोर से करनी है। ये कुछ हमारे रूल्स होते हैं। इसी के साथ साथ में वेरिएबल नेम आपका जो होता है वो केस सेंसिटिव होता है। अब केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है? केस सेंसिटिव का मतलब जैसे सी लैंग्वेज की पूरी केस सेंसिटिव है। आपने HTML यूज किया होगा, लेकिन आपने देखा होगा HTML जो हमारी लैंग्वेज है वो केस इनसेंसिटिव है। आप वहाँ पर जो कोड लिखते हैं वो कोड चाहे आप ऐसे दे दीजिए या फिर आप जो है इस फॉर्म में दे दीजिए, ये दोनों ही फॉर्म वहाँ पर सही माने जाते हैं, ठीक है। दोनों ही आपके एग्जीक्यूट होते हैं, किसी टाइप की एरर नहीं आती है। लेकिन सी लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता है। सी लैंग्वेज जो हमारी होती है ये केस सेंसिटिव होती है। और केस सेंसिटिव होने का मतलब है कि यहाँ पर जब भी आप कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे तो जिस चीज़ को स्मॉल लेटर में देना है उसे हमें स्मॉल में ही देना होगा, और जिस चीज़ को कैपिटल में देना है उसे हमें कैपिटल में ही देना होगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए इसका एक बेनिफिट भी होता है कि जब आप कभी किसी वेरिएबल का नाम डिफाइन करते हैं, वेरिएबल नेम डिफाइन करते हैं, तो वेरिएबल नेम डिफाइन करने में अब आपने एक सेम नाम का वेरिएबल बनाया नम नाम का। अब ये जो हमने NUM बनाया नम, हम इसके अंदर हमने वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया 10। इसी सेम नाम का वेरिएबल हम सेम प्रोग्राम में दूसरा भी बना सकते हैं, बस हम करेंगे क्या, यहाँ पर केस चेंज कर देंगे। हमने दूसरा वेरिएबल बनाया जिसको NUM नाम से बनाया और इसको स्मॉल लेटर में बना दिया। इसी फॉर्म में हमारे पास तीसरा वेरिएबल हमने सेम नाम का बना लिया NUM नाम का, इसको हमने दूसरी वैल्यू से इनिशियलाइज कर दिया। अब अगर हम अपने प्रोग्राम को बनाना चाहें, इसको प्लस करना चाह रहे हैं, तो हमने कुछ इस फॉर्म में से ऐड कर दिया, ठीक है। तो देख रहे होंगे कि सेम नाम का वेरिएबल हमने अपने प्रोग्राम में 3 बार यूज किया, तो ये एक बेनिफिट हो जाता है केस सेंसिटिव होने का। लेकिन याद रखिए आप जिस फॉर्म में वेरिएबल का नेम डिफाइन करेंगे उसी फॉर्म के वेरिएबल का नेम आपको अपने पूरे प्रोग्राम में यूज करना होगा, ठीक। तो ये हो गया कि वेरिएबल का जो भी नाम होता है वो कैसा होना चाहिए, केस सेंसिटिव होना चाहिए। इसी के साथ साथ एक और रूल होता है वेरिएबल नेम डिफाइन करने के लिए, वो क्या होता है, वेरिएबल का नेम जब भी आप लेंगे उसमें कोई भी रिजर्व वर्ड का यूज नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर रिजर्व वर्ड क्या होते हैं, रिजर्व वर्ड का मतलब हो गया हमारे जो कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। सी लैंग्वेज में जो कीवर्ड्स होते हैं इनको हम लोग रिजर्व वर्ड के नाम से भी जानते हैं। कीवर्ड्स है कौन कौन से या कीवर्ड्स कहते किसे हैं? जो आपका सी का कंपाइलर है, इस कंपाइलर में टोटल हमारे पास जो 32 ऐसे वर्ड्स हैं, 32 ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग ऑलरेडी कंपाइलर में स्टोर्ड है, और इनका यूज किसी स्पेशल पर्पस के लिए किया जाता है। इसलिए उन वर्ड्स का यूज हम अपने वेरिएबल के नेम के लिए नहीं कर सकते हैं।
जैसे फॉर एग्जांपल में अगर हम कहें कि कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं, जैसे आपका INT इंट हो गया, या फिर हमारे पास में फ्लोट हो गया, इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं, डू है, वाइल है, ठीक है, इफ है, एल्स है, इसी फॉर्म में बहुत सारे आपके पास में जो है कीवर्ड्स होते हैं। तो अगर मान लीजिए आपको अपना वेरिएबल बनाना है, हमने यहाँ पे वेरिएबल के लिए डेटा टाइप लिखा और डेटा टाइप लिखने के बाद वेरिएबल का नाम बना दिया इफ नाम का, और इफ नाम के वेरिएबल में हम कोई भी चीज एंटर करा रहे हैं, तो ये आपका एक रॉन्ग एक्सप्रेशन हो जाएगा, बिकॉज इसके अंदर हम कोई भी वैल्यू एंटर करा रहे हैं, इसका मतलब ये हमारा एक रॉन्ग एक्सप्रेशन हो जाएगा। यहाँ पर हम किसी भी वेरिएबल के नेम के लिए कोई भी कीवर्ड या रिजर्व वर्ड का यूज नहीं कर सकते हैं। रिजर्व वर्ड या कीवर्ड है क्या, ये हम आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताने वाले हैं। तो अभी आप बस इतना जानिए कि वेरिएबल नेम के लिए हमारे पास क्या क्या रूल्स होते हैं। जब भी कभी किसी भी वेरिएबल का नाम आप डिफाइन करते हैं तो उस वेरिएबल के नेम को डिफाइन करने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें अपने दिमाग में रखना होगा। जैसे वेरिएबल के नेम के लिए आप कभी भी कोई भी स्पेशल सिंबल का यूज नहीं करेंगे, आप कोई भी कीवर्ड्स का यूज नहीं कर सकते हैं। वेरिएबल का नेम आपका जो होता है वो केस सेंसिटिव होता है। इसके साथ ही में ही वेरिएबल जो नाम आप डिफाइन करते हैं उसका जो स्टार्टिंग कैरेक्टर होता है, यानी फर्स्ट कैरेक्टर जो होगा वो आपका या तो लेटर से होगा या फिर अंडरस्कोर से होगा। तो इस तरीके से आप अपने प्रोग्राम को बनाएंगे, ठीक है। तो अब हम इसके बाद में जो आपको टॉपिक बताने वाले हैं उसमें हम आपको बताने वाले हैं कीवर्ड्स क्या होता है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू।